मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। देखिए, व्याकरण जो होता है वो किसी भी भाषा के लिए सबसे मूल होता है और व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भाषा को भली भांति पढ़ और लिख सकते हैं। तो व्याकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और व्याकरण के अंतर्गत आज अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला और उनके उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों या TGT की तैयारी कर रहे हों या BEd की तैयारी कर रहे हों, बैंक की तैयारी कर रहे हों। यह सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परीक्षाओं में वह चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं जिनके विषय में विस्तृत लिखना होता है। बहुत बारीकी की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए आज इस वर्णमाला के अंतर्गत हम इन्हीं बारीकी शब्दों को, वर्णों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। ऑप्शन है वाक्य, उपवाक्य, शब्द, ध्वनि। तो इसका सही ऑप्शन है वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब अगर हम बात करें कि वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो वो है उपवाक्य। फिर अगर हम बात करें कि उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? शब्द है। और शब्द से छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है या वर्ण है। उसे चाहे हम ध्वनि कहें या वर्ण कहें, तो यह सबसे छोटी इकाई है क्योंकि जो अक्षर होते हैं, अक्षर अलग हैं और वर्ण या ध्वनि अलग है। अब अगर हम बात करें कि अक्षर और ध्वनि में अंतर क्या है, तो अगर हम लिखते हैं राम, तो राम शब्द में दो अक्षर आते हैं, रा और मा, लेकिन जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वर्ण होते हैं, वो चार हो जाते हैं। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि से फिर छोटी इकाई कोई दूसरी नहीं है। सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो ध्वनि है। इसे ही हम वर्ण भी कह सकते हैं और इसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य, शब्द, वर्ण या ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, क्योंकि अभी ये जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में हमने विस्तार पूर्वक बता दिया कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। तो अब आप लोग आसानी से समझ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, यानी जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। छा, सा, वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है सा। इसका सही विकल्प क्या है? सा। सा जो है यह ऊष्म व्यंजन है। इसके अंतर्गत, ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत सा, ख, सा, हा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन व्यंजनों को, उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब जब बात आती है छा की, तो ये छा क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, यह संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद बात करते हैं वा की। तो वा क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। यह कैसा व्यंजन है? यह अंतस्थ व्यंजन है।
परीक्षाओं में अक्सर इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या कौन सा ऊष्म व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, यही सारी बातें पूछी जाती हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ नहीं है। तो अब आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या है? माँ। इसका सही विकल्प क्या है? माँ। क्योंकि या, रा, ला, वा यह इतने वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अभी बताया कि ये कितने कैसे कहलाते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन माँ जो है इन सबसे भिन्न है, इन सबसे भिन्न है, इसलिए माँ अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब माँ अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो ये किसके अंतर्गत आता है? यह आता है पवर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? पवर्ग के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें कहते हैं। यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करने लगते हैं, ऐसे में जब मुख का द्वार पूरा खुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं, संवृत कहते हैं, अर्धविवृत कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग सही से दे सकते हैं कि इसका सही से उत्तर क्या है? इसका उत्तर है विवृत। इसका सही विकल्प क्या है? विवृत। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने विवृत और संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों के बारे में विधिवत बता दिया है। तो ये जो इसका सही विकल्प है ये है विवृत। यानी विवृत के अंतर्गत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो मुख है वह पूरा खुलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है? अब बात आती है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब के विषय में आप लोग जानते होंगे। तो प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? इसके विकल्प हैं खा, गा, मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है खा। इसका सही विकल्प क्या है? खा। देखिए, जो व्यंजनों का निर्धारण किया गया है घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। यानी घोष का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो इसका जो निर्धारण किया गया है, इसे जो डिवाइड किया गया है 2 भागों में, अघोष और सघोष। तो जो अघोष है उसके अंतर्गत पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी जितने भी वर्ग हैं, वो चाहे कवर्ग हो, चवर्ग हो, जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का पहला और दूसरा व्यंजन जो आता है वो अघोष के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि जब पहला और दूसरा व्यंजन अघोष के अंतर्गत आता है तो तीसरा, चौथा और पांचवा यह व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सघोष के अंतर्गत। तो अब आप लोग अघोष और सघोष से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ऑप्शन है महाप्राण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है विसर्ग। इसका सही विकल्प क्या है? विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण पाए जाते हैं जिन्हें न तो स्वर कहा जा सकता है और न तो व्यंजन कहा जा सकता है। जैसे अनुस्वार और विसर्ग, ये एक शीर्ष बिंदु वाला वर्ण है और एक पार्श्व बिंदु वाला वर्ण है, इसे वर्ण कहते हैं। लेकिन
यह परंपरानुसार न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इनको स्वरों के साथ रखा जाता है, ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। स्वरों के साथ रखा जाता है लेकिन स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। यह व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी जो गणना की जाती है वो स्वरों के साथ की जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये स्वर हैं कि व्यंजन हैं, तो ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन दोनों का जातीय योग तो स्वर के साथ और न व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ, इसीलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलती रहें। और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।